तो चलिएगा दोस्तों, अब देख लेते हैं हम लोग उत्तराखंड और जीएस का सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं जीएस और उत्तराखंड के सोल्यूशन की ओर। देखिए इसमें ना आपका क्या है, जीएस और जीएस कंप्यूटर और साथ ही साथ रीजनिंग वगैरह मिक्सअप है, क्योंकि आपको पता है यूकेएसएससी का जो पैटर्न है वो लोग अभी तक मैशअप में पूछता है। तो 21 तारीख के बाद देख लिया जाएगा किस तरीके से वो पैटर्न रख रहा है, उसी पैटर्न पर काम किया जाएगा। फिलहाल के लिए यही चलेगा। ठीक है, उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन आपका है कि उत्तराखंड की एकमात्र जनजाति जिसमें मात्र सतात्मक पाया जाता है, तो मात्र सतात्मक जाति अगर आपने पढ़ा होगा मात्र सतात्मक जाति, ठीक है, तो कौन सी है? सीधा सीधा थारू है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं थारू जनजाति में जो स्त्री है उसे उच्चा दर्जा दिया गया है। ठीक है, यहां तक कि हमने मतलब ऐसा किस्सों में सुना है, मेरे भी एक दो मित्र रहे थारू, तो वो बताया करते थे कि जो किचन वगैरह है, किताबों में भी हमने पढ़ा है, वहां पर पुरुष को नहीं आने दिया जाता है। तो इस तरीके का एक मात्र जो हमने देखा है ना, चाहे जौनसारी हो, भोटिया हो, राजी हो, यहां पर एक पितृसत्तात्मक समाज होता है, लेकिन थारू जनजाति में उल्टा है, उसके विपरीत है, एकमात्र जनजाति है जिसमें मात्र सत्तात्मक समाज रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके साथ। साथ ही साथ आपको क्या देखना है कि थारू जनजाति, अगर यहां पर बात हो रही है थारू जनजाति की, तो थारू जनजाति में हम आप बात करें तो लठ भरवा भोज, ठीक है, लठ भरवा भोज भी थारू जनजाति में होता है। ठीक है, लठ भरवा भोज। अब ये भोज कब होता है? ये भोज तब होता है जब यहां पर विधवा विवाह कराया जाता है। जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है, उसका दोबारा विवाह होता है, तो उसके जो घर वाले होते हैं वो पूरे गांव को या अपनी बिरादरी को एक लठ भरवा भोज देते हैं। ठीक है, एक भोज देते हैं, उसे कहा जाता है लठ भरवा भोज। इसी के साथ साथ दीपावली इनके उसमें शोक पर्व के उसमें मनाई जाती है। ठीक है, शोक पर्व, ठीक है, शोक पर्व के रूप में क्या मनाया जाता है पूछेगा तो दीपावली मनाई जाती है। पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति है जो शोक पर्व के रूप में दिवाली मनाती है, तो थारू जनजाति मनाती है। इसके अलावा इनका एक त्योहार है, बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है, ठीक है, बजहर, बजहर इनका त्योहार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इनकी स्त्रियां जो होती हैं होली पर कौन सा नृत्य करती हैं? खिचड़ी नृत्य। ठीक है, खिचड़ी नृत्य करती हैं स्त्रियां इनकी, कब? होली पर करती हैं। तो बना हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बनने की फिर से संभावना है। ये चीजें आपको नोट कर चलनी है। ठीक है, और इसके अलावा इनमें क्या होता है आपको पता है कि बदला विवाह प्रथा भी थारू जनजाति में होती है। ठीक है, बदला विवाह प्रथा भी थारू जनजाति में होती है। बदला विवाह इन द सेंस कि अपनी बहन दे दी और उनके भाई से शादी कर ली, मतलब अपनी बहन की उनके भाई से शादी करवा दी, इस टाइप से कुछ बदला विवाह इनके उसमें चलता था। ठीक है, तो ये सब थारू जनजाति के बारे में जानकारी है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं भोटिया जनजाति के उसमें। ठीक है, तो भोटिया जनजाति की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो तत्सद और दामोला, ठीक है, तत्सद और दामोला, ठीक है, ये क्या होते हैं भोटिया जनजाति में? ये होते हैं विवाह प्रथा। ठीक है, दो प्रकार के विवाह पाए जाते हैं भोटिया जनजाति में, तत्सद और दामोला। विवाह को बोला जाता है थौची और सगाई को बोले ना, विवाह को बोला जाता है थौची, सगाई को दामी। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना है। राजी जनजाति है, राजी जनजाति आपको पता है इनके निवास स्थान को रैतुड़ा कहा जाता है। ठीक है, रैतुड़ा किसके निवास स्थान को कहा जाता है? तो राजी के निवास स्थान को रैतुड़ा कहा जाता है। बात करें बोक्सा की, तो बोक्सा चैती, सबसे प्रमुख मेला कौन सा लगता है इनका? चैती। कहां पर? काशीपुर में। ठीक है, बालासुंदरी मंदिर में। चामुंडा देवी इनकी सर्वोच्च ऊंची देवी हो जाएगी। ठीक है, ये सब जानकारी है बोक्सा जनजाति के बारे में। आगे चलेंगे। अच्छा, एक चीज और नोट करिएगा कि जो राजी जनजाति है इसमें सांग जांगी और पीठा संस्कार, ठीक है, सांग जांगी और पीठा संस्कार, ये क्या होता है? विवाह प्रथा। ठीक है, पीठा संस्कार ये क्या होता है? वो राजी जनजाति में, ये होता है राजी जनजाति में विवाह। ठीक है, विवाह प्रथा कौन सी होती है? सांग जांगी और पीठा संस्कार। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जौनसार भावर की एक सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जौनसार भावर के सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो यहां पर देखा होगा कि पंडित शिवराम, ये क्या है? जौनसार के प्रथम कवि हैं, ये माने जाते हैं जौनसार के प्रथम कवि हो जाएंगे। कहां के? जौनसार के। इनकी एक बहुत फेमस रचना है, आपने सुना होगा कि वीर केसरी। कौन सी रचना है इनकी? वीर केसरी। ठीक है, वीर केसरी किसकी रचना है पूछेगा तो पंडित शिवराम की हो जाएंगी, और ये क्या है? जौनसार के प्रथम कवि ये हो जाएंगे। इसी के साथ साथ नंदलाल भारती, ये क्या है? जौनसारी संगीत के जनक। ठीक है, संगीत के जनक हो जाएंगे। ठीक है, जौनसारी संगीत के जनक हो जाएंगे। इसी के साथ साथ इनको क्या मिल चुका है? जौनसार रत्न। कभी क्वेश्चन बन जाए कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जौनसार रत्न मिला है, तो नंदलाल भारती को क्या मिला है? जौनसार रत्न। नोट करके लिखिएगा, जौनसार रत्न किसको मिला है? ये मिला है नंदलाल भारती को। ये चीज आपको नोट करनी है, और ये है जौनसार के संगीत के जनक। रतन सिंह की बात करेंगे हम, तो रतन सिंह क्या है? ये है जौनसार के आधुनिक कवि। ठीक है, आधुनिक कवि। ठीक है, आधुनिक कवि हो जाएंगे। इन्होंने अपने कवियों के माध्यम से मतलब समाज को उजागर करने का कार्य किया, तो रतन सिंह जो हो जाएंगे यहाँ के आधुनिक कवि हो जाएंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। चिपको वुमेन नाम से प्रसिद्ध गौरा देवी का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए, गौरा देवी आपको पता होगा, गौरा देवी अगर बात करें गौरा देवी की, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? चिपको वुमेन नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन 26 मार्च, ठीक है, 26 मार्च 1974,
ठीक है, रैणी गांव चमोली में क्या करा था इन्होंने, ठीक है, जो ठेकेदार था वो पेड़ काटने आ रहे थे बहुत सारे आदमियों के साथ, उनको उन्होंने रोका था, पेड़ों से लिपट कर आदमी लोग गए हुए थे, ठीक है, तो तब इनको जाना जाता है चिपको मूवमेंट, इन्होंने जो शुरू करा था, ठीक है, इसी कारण इन्हें जाना जाता है चिपको मूवमेंट नाम से। बात कर रहे हैं यहाँ पर इनके जन्म की, तो इनका जन्म कब होता है, इनका जन्म होता है 1925 में, ठीक है, कहां पर होता है, चमोली के लाता गांव, ठीक है, लाता गांव। ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है, मैं आपको बता दूं अभी भी, लाता गांव को नोट कर लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ 2023 में, ठीक है, सीएम धामी का एक पोस्ट शेयर करा हुआ था कि चिपको आंदोलन ने 50वीं वर्षगांठ पूरी करी है। तो इसी वर्ष क्या है, चिपको आंदोलन ने अपनी 50वीं वर्षगांठ पूरी करी थी 26 मार्च को। नोट कर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है, मैं फिर से बता रहा हूं कि हो सकता है कि यह प्रश्न बन जाए। इससे रिलेटेड गौरा देवी को, आपको पता होगा गौरा देवी को क्या मिला है कि इनको मिल चुका है प्रथम वृक्ष मानव पुरस्कार, ठीक है, प्रथम वृक्ष मानव पुरस्कार, प्रथम वृक्ष मानव पुरस्कार, ठीक है, वृक्ष मानव पुरस्कार ये कब मिला था, 1986 में प्रथम वृक्ष मानव पुरस्कार किसको मिला था, गौरा देवी जी को मिला था। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें गौरा देवी जी की, ठीक है, गौरा देवी जी आपने सुना होगा दसौली ग्राम स्वराज मंडल, चंडी प्रसाद भट्ट उसकी कब स्थापना करते हैं, 1964 में। उसमें महिला मंगल दल होता है एक, ठीक है, 30 महिलाओं का महिला मंगल दल होता है, और उसी की जो अध्यक्ष होती है कौन होती है, गौरा देवी जी होती है, ठीक है। इसके बारे में फैक्ट नोट करना है, फिर से बता रहा हूं, नोट करके लिखेगा, दसौली ग्राम स्वराज मंडल 1964 में जिसकी स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट जी करते हैं, उसमें जो 30 महिलाओं का मंगल दल होता है उसके अध्यक्ष कौन होती है, गौरा देवी जी होती है, ठीक है। तो ये संपूर्ण जानकारी है इनके बारे में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। दोगलत मिर्जा द्वारा लिखित पुस्तक तारीख रशीद से उत्तराखंड के किस जनजाति के बारे में मुख्यतः जानकारी मिलती है, ठीक है। तो दोगलत मिर्जा, अगर मैं बात करूं दोगलत मिर्जा, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, अगर इनके नाम की बात आ जाए तो मिर्जा हैदर दोगलत, ठीक है, मिर्जा हैदर गोलगत, मिर्जा हैदर दोलगत इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ये कौन थे पहले, तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये कौन थे, ये थे हुमायूं के शाही फौज में, ठीक है, कमांडर पद पर नियुक्त थे, ठीक है, हुमायूं के शाही फौज में, किसके फौज में, हुमायूं की शाही फौज में कमांडर नियुक्त थे। इन्होंने क्या करी, इन्होंने रचना तारीख रशीदी की रचना करी, किसने करी, मिर्जा हैदर दोगलत ने, ठीक है। ये क्या थे, हुमायूं की जो कमांडर फौज थी उसमें ये हुमायूं की कमांडर फौज में क्या थे, हुमायूं की जो सेना थी उसमें कमांडर पद पर नियुक्त थे, ठीक है, इस चीज को नोट करना है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी तारीख रशीदी लिखी थी, ठीक है। इसमें इन्होंने किस जनजाति के बारे में बताया है, तो भोटिया जनजाति के बारे में इसमें बात हुई है, ठीक है। और भोटिया जनजाति आपको पता है उत्तराखंड के चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में रहती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से नोट करके लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है ना ये हुमायूं का शाही फौजी है, ठीक है, हुमायूं की शाही फौज में कमांडर पद पर नियुक्त था ये आदमी, कौन, मिर्जा हैदर दोगलत। और इसने किसकी रचना करी, तारीख रशीदी की रचना करी, जो कि भोटिया जनजाति के बारे में इसमें वर्णन है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बुक्सा जनजाति की बिरादरी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो एक बात बताता हूं आपको, यहां पर आपने सुना होगा बोक्सा जनजाति, ठीक है, बुक्सा जनजाति में अगर मैं बात करूं तो बिरादरी पंचायत पाई जाती है, क्या पाई जाती है, बिरादरी पंचायत, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए बिरादरी पंचायत किस जनजाति में पाई जाती है, पंचायत, तो ये पाई जाती है बुक्सा जनजाति में। इसमें कितने सदस्य होते हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पर 5 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये भी लिखना है कौन कौन से सदस्य होते हैं। एक तो इसमें मुंशी होता है, ठीक है, एक मुंशी होता है, ठीक है, नोट करके लिखेगा, एक मुंशी होता है, ठीक है, और 2 दारोगा होते हैं, 2 सिपाही होंगे, ठीक है, 2 सिपाही होंगे, 1 दारोगा होगा, ठीक है, 2 सिपाही 1 दारोगा, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 4 हो गए ना, 1 2 4, ठीक है। और एक होता है तखत, और यही सबसे बड़ा पद होता है, ठीक है, सबसे बड़ा पद, ठीक है, सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, तखत का, ठीक है, सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, तखत का होता है। बिरादरी पंचायत किस में पाई जाती है, बुक्सा जनजाति में, 1 मुंशी, 2 सिपाही, 1 दारोगा, 1 तखत, और ये सबसे बड़ा पद होता है। यहीं पर अगर हम बात करें खत खुमरी किस में पाई जाती है, तो खत खुमरी पाई जाती है जौनसारी जनजाति में, ठीक है। इस चीज को भी आपको नोट कर चलना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। लास्या है एक, ठीक है, लास्या क्या है आपको बताना है भाई। देखिए इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको यूकेएसएससी में या यूकेपीएससी में देखने को मिलते हैं। लास्या क्या है, लास्या आपका हो जाएगा एक लोक नृत्य, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अनसुना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत कम होने सुना होगा, ये बुक में भी नहीं मिलेगा जल्दी से, ठीक है, परीक्षावाणी में तो नहीं है ये क्वेश्चन, तो नोट करके लिखना है लास्या एक लोक नृत्य हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं लोक नृत्य की, तो झोड़ा, ठीक है, झोड़ा क्या है, झोड़ा भी एक नृत्य है। चांचरी, ठीक है, चांचरी क्या है, एक नृत्य है। हारुल, ठीक है, हारुल बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है भाई, लोअर पीसीएस
21 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया था, हरुल क्या है, वो संगीत दे रहा था, लेकिन हरुल एक नृत्य है जो अंसारी जनजाति करती है। जो लोग देहरादून में रहते हैं, जो अंसार से जो लोग हैं, उन्हें पता होगा हरुल एक नृत्य है, ठीक है। आभूषण की बात करें तो बहुत पढ़ चुके हैं भाई, पोंटा, पैजी, झीवर, नथ, ठीक है, ये सब आभूषण हो जाएंगे। वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आया था आपका कनिष्ठ सहायक में, दमामा। दमामा, दमामा क्या है, वाद्य यंत्र है। कंसेरी क्या है, ठीक है, कंसेरी, ठीक है, इस चीज को नोट करके लिखिएगा, कंसेरी क्या है, एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। कंसेरी के अलावा अगर वाद्य यंत्र की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, डोर, ठीक है, डोर क्या हो जाएगा, एक वाद्य यंत्र हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं वाद्य यंत्र, आपको लिखना है, ठीक है। वाद्य यंत्र और कौन कौन से हो जाएंगे आपके, तुरही, ठीक है, तुरही, तुरही, उधर्वमुखी, ठीक है, उधर्वमुखी, ठीक है, उधर्वमुखी, नोट करके लिखिएगा, उधर्वमुखी, उधर्वमुखी, ये क्या होता है आपका, वाद्य यंत्र होते हैं ये सभी, ये नोट करके लिखने हैं आपको। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है केदारनाथ धाम में केदारनाथ धाम पर किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया। देखिए डाक टिकट और डाक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने डाक टिकट आप सब रट कर जाएं। कुछ चीजें हैं जो चर्चाओं में रहती हैं, आपको पता है, ठीक है। डाक टिकट मुख्यतः कब जारी होता है, आपको एक चीज नोट करनी है, या तो फिर देखिए अब राज के प्रतीक चिन्हों पर तो होगा, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं, किसी की 50 वर्षगांठ होते हैं, ठीक है, किसी की 100वीं वर्षगांठ पर होते हैं, किसी की 75वीं वर्षगांठ पर होते हैं, तो इस टाइप से क्या होता है, ये आपके डाक टिकट जारी होते हैं। थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम केदारनाथ की, तो केदारनाथ पर कब हुआ था जारी भाई, 2001 में हुआ था, ठीक है। केदारनाथ पर पूछेगा डाक टिकट कब जारी हुआ था, तो 2001 में हुआ था, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बात करूं 2003 बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ पर कब हुआ था, 2003। इसी के अलावा केम्प्टी फॉल, केम्प्टी फॉल पर कब जारी हुआ था भाई, केम्प्टी फॉल पर भी 2003 में जारी हुआ था। साथ ही साथ आपको याद रखना है नंदा राजत यात्रा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदा राजत, ठीक है, नंदा राजत यात्रा पर कब जारी हुआ था, तो 2013 में इस पर जारी होता है, नंदा राजत यात्रा पर, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीबी पंत, ठीक है, जीबी पंत पर कब हुआ था, 2 बार हुआ था, एक बार 1965 में हुआ था और एक बार 1988 में हुआ था, ठीक है, 2 बार इन पर डाक टिकट जारी हुआ है। और एक जो कंफ्यूजिंग करता है वो आपको लिखना है, ठीक है, कौन सा लिखना है, जिम कॉर्बेट, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क पर अगर हम बात करें, कॉर्बेट नेशनल पार्क पर कब हुआ था, तो 1986, ठीक है, 1986 में किस पर हुआ था, कॉर्बेट नेशनल पार्क पर, ठीक है। और जिम कॉर्बेट पर कब होता है भाई, जिम कॉर्बेट पर होता है 1976। दोनों ही चीज नोट करनी है, पहले जिम कॉर्बेट पर होगा, ठीक है, पहले जिम कॉर्बेट पर होगा, ठीक है, जिम कॉर्बेट पर होगा पहले, ठीक है, जिम कॉर्बेट पर पहले होगा, फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर 1986 में होगा। 1986, अब देखिए 1936 में स्थापना और 1986 से माइनस कर देंगे ये 0.5, तो 50 वर्ष में क्या हुआ था, कॉर्बेट नेशनल पार्क पर टिकट जारी हुआ था, ठीक है, सीधा सीधा यहां से नोट कर सकते हैं, 50वें वर्ष में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर डाक टिकट जारी हुआ था। ये चीज थोड़ा सा इसीलिए बताया था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, रुद्रगौरा ग्लेशियर राज्य के किस जनपद में है। रुद्रगौरा यानी बात करें रुद्रगौरा किस पे, यहां से कौन सी नदी निकलती है, रुद्रगंगा, ठीक है, रुद्रगंगा, ठीक है। और ये किस जनपद में आपको बताना है, पढ़ा होगा रुद्रगंगा कहां बहती है, उत्तरकाशी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा मेरू पर्वत, ठीक है, मेरू पर्वत को भी मेरू बोला जाता है, ठीक है, मेरू पर्वत को ही बोला जाता है, पर्वत का पर्यायवाची होता है, लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं हम मेरू पर्वत की, तो मेरू पर्वत कहां पर हो जाएगा, उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सुमेरु पर्वत, ठीक है, सुमेरु पर्वत भी उत्तरकाशी में हो जाएगा। बाकी गंगोत्री और यमुनोत्री तो है ही वहां पर, ठीक है, गंगोत्री इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, गंगोत्री तो आपको पता होगा, यमुनोत्री भी आपको पता होगा, एक बंदरपूछ लिखेगा, ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर कहां पर है, तो बंदरपूछ भी उत्तरकाशी में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन ए दिख रहा होगा चमोली, चमोली में कौन सा है, हिप्राबामक, ठीक है, हिप्राबामक, ठीक है, हिप्राबामक ग्लेशियर कहां पर है, चमोली में है। दूनागिरी, हाल ही एग्जाम में आया था, ठीक है, दूनागिरी ग्लेशियर कहां पर है, चमोली जनपद में है, कंफ्यूज नहीं होना है। दूनागिरी पर्वत, ठीक है, दूनागिरी पर्वत और ग्लेशियर दोनों ही चमोली में है। दूनागिरी मंदिर पूछेगा, द्वारहाट अल्मोड़ा में है, ठीक है, लेकिन दूनागिरी ग्लेशियर यहां पर जाएगा, द्रोणगिरी ग्लेशियर, ठीक है, द्रोणगिरी भी यहीं पर है चमोली में। इसके अलावा चमोली में और कौन कौन से ग्लेशियर हैं, तो आपको लिखने हैं, बद्रीनाथ हो गया, ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर हो गया, एक इंपॉर्टेंट है भागीरथी, ठीक है, भागीरथी, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, उत्तरकाशी मार देते हैं, तो भागीरथी ग्लेशियर कहां पर है, उत्तरकाशी में, स्टार मार करके चलिएगा, क्योंकि भागीरथी ग्लेशियर उत्तरकाशी नहीं करना है, चमोली करना है। इसके अलावा आपको बता दिया है सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। बात करें टिहरी की, तो टिहरी में कौन कौन से ग्लेशियर हो जाएंगे भाई, ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर सुना होगा आपने, खतलिंग, लेकिन खतलिंग का क्या आता है, अगर ऑप्शन में टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों हो तो दोनों के साथ जाना है, क्योंकि ये रुद्रप्रयाग
प्लस टिहरी की सीमा पर है, ठीक है। रुद्रप्रयाग और टिहरी दोनों ही जनपद में पड़ता है खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। रुद्रप्रयाग में कौन सा ग्लेशियर है? चौराबाड़ी। चौराबाड़ी कौन सा ग्लेशियर है? जहां पर केदारनाथ आपदा आई थी ना 2013 में, ठीक है, इसी ग्लेशियर में आई थी, ठीक है। इसी ग्लेशियर में जो हिमस्खलन टूटने से चौराबाड़ी की जो ताल है वहां पर पानी भर गया था, उसके बाद यहाँ पर आपदा आई थी और चौराबाड़ी की ताल में ही गांधी जी की अस्थियां डाली गई थी, बताया था, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हो जाएगा। तो ये सभी चीजें नोट करनी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, अमृत सरोवर योजना लागू करने वाला उत्तराखंड देश अमृत सरोवर योजना लागू करने वाला उत्तराखंड देश का है, ठीक है। उत्तराखंड कौन सा राज्य है देश का? भाई तीसरा राज्य है। आपने सुना होगा, हाल ही में करंट अफेयर में बहुत चर्चाओं में रहा था अमृत सरोवर योजना। अगर इसकी बात करें अमृत सरोवर योजना की, कब की ये योजना है? 24 अप्रैल 2022 की, ठीक है, 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 2022, ठीक है, 2022 को आंकड़े जारी करे थे। सरकार ने बताया था कि जो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड का तीसरा स्थान बताया था। तो पहला कौन सा था भाई? फिर पहला था आपका पड़ोसी राज्य यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, जिससे हम लोग का उत्तराखंड का जन्म हुआ है। दूसरा कौन था? दूसरा था भारत का अभिन्न अंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तीसरा हो जाएगा अपना प्यारा उत्तराखंड, ठीक है। जय देवभूमि जय उत्तराखंड तीसरे नंबर पर था, ठीक है। यहीं पर बात करें अमृत सरोवर योजना, ये क्या है? अमृत सरोवर योजना आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री आए दिन ऐसे काम तो करते रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सामाजिक और ये काम में प्रधानमंत्री ज्यादा रुचि दिखाते हैं। तो आपने देखा होगा गांव दराज में ना कि थोड़ा सा वो खोदे जा रहे हैं मेरे ख्याल से ना, जहां पे बारिश का पानी रुका रहे, ठीक है, या फिर वो सरोवरों को जलाशय, यहां पर सीधा सीधा आप देखिएगा कि जलाशयों को जो बनाने से रिलेटेड है अमृत सरोवर योजना, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। टिहरी रियासत में विशेष रूप से बोझा देने वाला, ठीक है, बोझा देने वाले जानवरों के मालिक पर लगने वाला कर था। अच्छा, ठीक है भाई। टिहरी जनपद में देखिए, टिहरी रियासत में ना बहुत ही ज्यादा कर लगाते थे, आपको पता था, लेकिन यहां पर पूछ रहा है आपसे कि बोझा देने वाले जानवरों पर बोझा देने वाले जानवरों के मालिकों पर लगाए जाने वाला कर था। तो ये था राहदारी कर, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपने नहीं पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक टिहरी जनपद में आता था अपने पौनी टोटी कर, ठीक है। ये क्या था भाई? ये था आयात निर्यात कर, ठीक है, आयात निर्यात कर, ठीक है, आयात निर्यात कर। पौनी टोटी कैसा कर था भाई? आयात निर्यात कर हो जाएगा। इसके अलावा खेड़ था, ठीक है, खेड़ बोला जाता था टिहरी रियासत में। खेड़ क्या हो जाएगा? बेगार, ठीक है, खेड़ बोला जाता था बेगार को, और पौनी टोटी हो जाएगा आपका आयात निर्यात कर। इसके अलावा एक बिशाह बोला जाता था, ठीक है, बिशाह, ठीक है, बिशाह, ठीक है। बिसाह किसको कहते थे? बिसाह कहते थे अन्न के रूप में कर, ठीक है, अन्न के रूप में कर, ठीक है, अन्न के रूप में कर, अन्न के रूप में कर को बोला जाता था बिसाह। ये चीज नोट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत बच्चों को डाउट था क्वेश्चन, क्या लिखा है पढ़िए इसे ध्यान से। राज्य आंदोलन, अब राज्य आंदोलन में बिस्नी देवी शाह कहां से जाएंगी? ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बिस्नी देवी शाह। बात करें बिस्नी देवी शाह की, तो बिस्नी देवी शाह के बारे में क्या कथन मिलता है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला, ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बिस्नी देवी शाह थी। इन्होंने क्या करा था आपको याद होना चाहिए, अल्मोड़ा के नंदा देवी परिसर, ठीक है, अल्मोड़ा के नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी परिसर में तिरंगा फहराया था। यहीं पर मोती धारा में फहराया था, ठीक है, मोती धारा में फहराया था, और अंत में फहराया था नगर पालिका परिषद में, ठीक है, नगर पालिका परिषद में। और यही, ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। बिस्नी देवी शाह ने झंडा कहां कर फहराया था? नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा, मोतीधारा अल्मोड़ा और नगर पालिका अल्मोड़ा में, ठीक है, ये सभी स्थान अल्मोड़ा में है, यहाँ पर इन्होंने तिरंगा फहराया था। बात करें नंदा देवी परिसर में, तो नंदा देवी परिसर आपको थोड़ा सा ट्रिक से याद रखना है, 5-5 साल का गैप था इसमें, ठीक है। नंदा देवी परिसर में कब फहराया था इन्होंने? सबसे पहले आ जाएगा नगर पालिका, तो नगर पालिका में 1930 में फहराया था। उसके बाद कहां पर फहराती है? मोतीधारा में, ठीक है, मोतीधारा में 1935 में फहराएंगी, ठीक है, 1935, और अंत में नंदा देवी परिसर में 1940 में, ठीक है। तो 1940 में उल्टा लिख लीजिएगा, पहले नगर पालिका कर देना, अंत में नंदा देवी कर देना। 5-5 साल के अंतराल में हर जगह झंडा फहराती हैं, कौन? बिस्नी देवी शाह फहराती हैं। इसके अलावा राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो दुर्गा देवी थी जी भाई, जंगलों के आग लगाने के कारण ना, सुना होगा आपने, दुर्गा देवी जो थी ये राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। इसके अलावा कबूतरी देवी भाई संगीतज्ञ थी उत्तराखंड की, तीजन बाई जिनको कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? तीजन बाई ऑफ उत्तराखंड। किसको? कबूतरी देवी जी को कहा जाता है। बताते हैं जो पवनदीप राजन है ना, इंडियन आइडल जो जीते हैं, उनकी कहीं दादी दूदी लगती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक व्यवस्था आपने सुना होगा,
भारत का जो संविधान है अनेक देशों के संविधान के स्रोत से बना है। यहीं पर जो संघात्मक व्यवस्था है कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कनाडा से। और लिया गया है राज्यपाल का पद, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। अभी वर्तमान में कौन है उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल? गुरमीत सिंह जी हो जाएंगे, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि इनकी नियुक्ति कहां, जो संविधान का स्रोत है कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। यहीं पर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम, तो एकल नागरिकता, ठीक है, परसों ही बताया था एकल नागरिकता, ठीक है, ये कहां से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम। विधि के समक्ष शासन, ये भी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यानी ब्रिटेन की बात हो रही है, ब्रिटेन करिएगा, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता प्लस विधि के समक्ष शासन लिया गया है आपका ब्रिटेन से। इसके अलावा अगर बात करें अमेरिका, तो फंडामेंटल राइट्स भाई, मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इसके अलावा आपके अमेरिका से क्या क्या लिया गए हैं? अमेरिका से लिया गए हैं आपकी प्रस्तावना, ठीक है, न्यायिक पुनर्लोकन, ठीक है, प्रस्तावना, प्रस्तावना यहां से ली गई है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इन चीजों में डिफरेंस समझना है। न्यायिक पुनर्वलोकन कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी, ठीक है, यानी डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल, यानी यहां पर बात हो रही है डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव स्टेट्स ऑफ प्रिंसिपल, डीपीएसपी, यानी जिसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। इसके अलावा आयरलैंड से क्या लिया गया है? जो राष्ट्रपति है ना, आपने सुना होगा राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में, ठीक है, संस्कृत मतलब सॉरी कला के क्षेत्र से, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से हुए ना, पीटी उषा हुई है, अभी उससे पहले सचिन तेंदुलकर थे, ठीक है। तो ये जो राज्यपाल, जो राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है इन सभी व्यक्तियों को, ये कहां से लिया गया है? संविधान में, ये आयरलैंड से लिया गया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, बार बार नहीं बताऊंगा, सेकंड टाइम आप प्रैक्टिस सेटों में जुड़े हुए हो, नहीं है, इस चीज को हमेशा से छाप के रखना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो स्टार बनाकर चलना कि नहीं है, नहीं है को इतना गोला कर दो कि आपकी आंखें जो है धोखा खा ही ना पाए। क्यों ना खा पाए? क्योंकि आप लास्ट में क्या होता है, अबे यार ये तो मुझे आता था, है नहीं है, पढ़ना भूल गया। तो ये चीज आपको पढ़नी है कि सुमेलित है नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा से याद रखना है। अब यहाँ पर बात होती है, हरिदत्त भट्ट शैलेश लेखक हैं? बिल्कुल है जी लेखक। एकता बिष्ट क्रिकेटर हैं? बिल्कुल है क्रिकेटर हैं, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी है एकता बिष्ट। साथ ही साथ इनके अलावा कौन बताया था? एकता बिष्ट हो गई आपकी, स्नेहा राणा हो गई, उन्मुख चंद हो गए, ऋषभ पंत हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सभी क्रिकेटर हैं उत्तराखंड के। के.एस. वाल्दिया यानी खड़क सिंह वाल्दिया पर्वतारोही है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या है ये हो जाएंगे भूगर्भवेत्ता, ठीक है, भूगर्भवेत्ता, भूवैज्ञानिक, ठीक है, भूवैज्ञानिक करिएगा इनको, ठीक है, वैज्ञानिक। खड़क सिंह वाल्दिया क्या है? भूवैज्ञानिक हैं। खड़क सिंह वाल्दिया कहाँ के हैं? पिथौरागढ़ के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के निवासी हैं ये आपको इनके बारे में 2-3 फैक्ट लिखने हैं खड़क सिंह वाल्दिया के बारे में। 2007 में इन्हें क्या मिल चुका है? पद्मश्री, ठीक है, 2007 में इन्हें मिल चुका है पद्मश्री। इस चीज को नोट करिएगा, 2007 में मिला है पद्मश्री। इसी के साथ साथ बात करें खड़क सिंह वाल्दिया के बारे में, तो ये 1983 में जो प्रधानमंत्री हैं उनके ये रह चुके हैं वैज्ञानिक सलाहकार समिति के, ठीक है, मेंबर। प्रधानमंत्री के 1983 में वैज्ञानिक जो सलाहकार समिति होती है ना, जो प्रधानमंत्री को सलाह देती है इसरो वगैरह के लिए, वैज्ञानिक, ठीक है, तो इस टाइप से जो उसमें सदस्य रहे 1983 में, इस चीज को नोट करना है। कालू मेहरा स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, कालू मेहरा कहाँ के हो जाएंगे? चंपावत के निवासी हो जाएंगे और उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी ये हो जाएंगे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष है जिसने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की? अच्छा, ठीक है, यहां पर बात हो रही है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष है, आपको बताना है वह कौन सा कांग्रेस के अध्यक्ष है जिसने क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेबल के दोनों की वार्ताएं की। तो ये थे भाई आपके अबुल कलाम आजाद जी। ऑप्शन बी दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर उत्तर, अबुल कलाम आजाद। बात करें अबुल कलाम आजाद, तो कब इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ठीक है, अध्यक्षता करने के साथ साथ इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के, सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है, सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले। और ये 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं भाई, ठीक है, 1923 में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? अबुल कलाम आजाद। और इसी के साथ साथ ये क्या होते हैं? सबसे युवा नेता होते हैं जो कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र भारत की जो कैबिनेट बनती है, ठीक है, स्वतंत्र भारत की जो कैबिनेट बनती है उसमें ये क्या होते हैं? शिक्षा मंत्री होते हैं, ठीक है। कौन से मंत्री होते हैं भाई? नोट करके लिखिएगा इस चीज को, शिक्षा मंत्री होते हैं। कब? जब स्वतंत्र भारत की कैबिनेट बनती है ना, नेहरू जी प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये तब क्या होते हैं? शिक्षा मंत्री होते हैं स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में। जेबी कृपलानी दिख रहा होगा, ऑप्शन डी आ चुका क्वेश्चन है, आजादी के समय, ठीक है, आजादी के समय कौन थे? आजादी के समय आयोग ने आंसर दिया है, लोक सेवा आयोग ने इसका, जेबी कृपलानी जी। प्रवक्ता के पेपर में आया था
आई थिंक 2021 में आया था प्रवक्ता के पेपर में, ठीक है। इस चीज को नोट करना, जेपी कृपलानी ने क्या की थी, आजादी के समय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एक वो आता है, आपने देखा भी होगा, लूसेंट में लिखा हुआ है कि 1947 में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, वो उन्होंने की थी, शायद राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। लेकिन आजादी के समय कौन अध्यक्ष था, तो जेपी कृपलानी जी थे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बनाई। अच्छा, आपने पढ़ा होगा चंद्रवंश का, ठीक है, चंद्रवंश का इतिहास पढ़ा होगा। चंद्रवंश में आपने पढ़ा होगा जो भीष्मचंद होता है, ये क्या करता है, चंपावत से भीष्मचंद यहाँ पर आपका क्या करता है, भीष्मचंद चंपावत से राजधानी सीधा कहाँ लेके जाता है, आलमनगर, ठीक है, आलमनगर। लेकिन यहां पर ये क्या हो जाता है, इसके बाद ये मतलब इसकी मृत्यु हो जाती है, जो भी होता होगा। लेकिन इसके बाद में इसका पुत्र क्या करता है, जो कि बालो कल्याण चंद होता है, ये इसकी स्थापना करता है आलमनगर में राजधानी की। कब करता है, 1563 में, ठीक है, 1563 में। जो ग्राम प्रधान जी थे हमारे, जिन्होंने इंटरव्यू दिया था वीडियो के लिए, ठीक है, कल उनका नाम भी आ चुका है, जो ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि अल्मोड़ा की स्थापना, वो कह रहे थे अल्मोड़ा जो है अंग्रेजों के टाइम पर बसा था। तो प्रधान जी को ये बताइए भाई कि अल्मोड़ा जो है टैक्सी में अंग्रेज नहीं आया था 1563 में, ठीक है, अल्मोड़ा जो था बालो कल्याण चंद के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। राजधानी कौन लेके आया था, इसका पिता भीष्मचंद, ठीक है, भीष्मचंद। भीष्मचंद से क्वेश्चन आता है आपका भीख, ठीक है, याद रखना है आपको भीख। भीख अब बता रहा हूं, भीख क्यों याद रखनी है, ये खो है ना, भीख से याद रखना है आपको खगमरा का किला, खगमरा का किला, ठीक है। भीष्मचंद ने क्या करा था, खगमरा के किले का निर्माण करवाया था। तो भीख पकड़नी है आपको, जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो कि खगमरा का किले का निर्माण किसने कराया था, तो ख के आगे भीख लगा देना, ठीक है, भीख हो जाएगा। तो भीख मतलब भीष्मचंद ने क्या करा था, खगमरा किले का निर्माण करवाया था। और भीष्मचंद कौन था, बालो कल्याण चंद का ये पिता था। और बालो कल्याण चंद ने स्वयं क्या करा था, नैल पोखर का किला, ठीक है, नैल पोखर का किला, नैल पोखर का किला, जिसको क्या कहा जाता है वर्तमान में, पलटन बाजार, ठीक है, पलटन बाजार, ठीक है। वर्तमान अल्मोड़ा की पलटन बाजार, भाई अल्मोड़ा में पलटन बाजार है ना, वो उसका निर्माण नैल पोखर के रूप में किसने कराया था, बालो कल्याण चंद ने करवाया था, ठीक है। गंगोली के मणकोट राजा नारायण दत्त को हराया था भाई, किसने, बालो कल्याण चंद ने, ठीक है। किसको हराया था, गंगोली के मणकोट राजा को नारायण चंद को हराया था, किसने, भीष्मचंद ने। तो ये सब चीजें आपको नोट करनी है, इसके बारे में आगे चलेंगे। बाकी सोमचंद आपको बताइए, चंद्रवंश का संस्थापक था सोमचंद, ठीक है। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे 36 क्वेश्चन पर। भारत छोड़ो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। अच्छा, भारत छोड़ो, आपको याद होगा भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट की, ठीक है। तो ये कब का है, 1942 का ये हो जाएगा। ये नारा अक्सर हम सुना करते हैं कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, अक्सर लोगों को पता होता है, ऑप्शन में तो नहीं है, अगर होता तो बच्चे उसी के साथ जाते हैं, गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी सोचते हैं। दरअसल बात ये है, गांधी जी को ये जो नारे का सुझाव दिया था, ये सुझाव दिया था आपके यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। यूसुफ मेहर अली ने क्या करा था, ये भारत छोड़ो का नारा गांधी जी को सुझाव करा था और गांधी जी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। ये हमें जानकारी कहां से मिलती है, के गोपाल स्वामी है, ठीक है, के गोपाल स्वामी है एक व्यक्ति, ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है, के गोपाल स्वामी, के गोपाल स्वामी, के गोपाल स्वामी की एक बुक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी किताब कौन सी है, गांधी एंड बॉम्बे, ठीक है, इनकी बुक कौन सी है, गांधी एंड बॉम्बे, ठीक है, गांधी एंड बॉम्बे, गांधी एंड बॉम्बे, ठीक है। गांधी एंड बॉम्बे बुक में ये वार्ता करते हैं और ये बताते हैं गांधी एंड बॉम्बे बुक में कि जो भारत छोड़ो नारे का प्रस्ताव रखा था, ये गांधी जी के आगे यूसुफ मेहर अली ने रखा था। बाद में गांधी जी ने इसे स्वीकार करा और हम जानते हैं कि गांधी जी ने ये नारा दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट का, ठीक है। यहीं पर बात करें लाला लाजपत राय, ठीक है, आपने देखा भी होगा या फिर बचपन में काफी लोग नाटक भी करते हैं, ये क्या बोलते हैं, साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन वापस जाओ नारा किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था ना, शहीद हो जाते हैं, लाठियां पड़ती हैं जब साइमन गो बैक बोलते बोलते। इसके अलावा, ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा था कि मुसलमान मूर्ख थे कि वो सुरक्षा की मांग कर रहे थे, लेकिन हिंदू उनसे भी ज्यादा मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। ये किसने कहा था, अबुल कलाम आजाद ने ये कहा था, ठीक है, ये चीज को आपको नोट करना है। अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा था, मुसलमान मूर्ख थे जो सुरक्षा की मांग कर रहे थे और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जिन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अगला प्रश्न है, सन 2006 में रूपकुंड झील पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, ठीक है। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन अगर आ गया, जैसे आया था ना कि निम्नलिखित में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ है, ऐसा प्रश्न आया था। अब जरूरी नहीं है वो ये पूछ ले कितने रुपए का हुआ, कब हुआ, ये पूछ सकता है किस पर हुआ है किस पर नहीं हुआ है। तो नैनीताल हाईकोर्ट उसका आंसर था, आई थिंक मे बी वो रिसेंट मेरे ख्याल से पुलिस के पेपर में था, किसी पेपर में था, चेक करिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। लोक सेवा आयोग दे रहा है तो यूपीएससी देगा ही देगा। 2006 में रूपकुंड झील पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था भाई, ठीक है, 2006 में रूपकुंड झील पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है,
भारतीय संविधान की अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में हैं? जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है, वो केंद्र के पास निहित है, संसद के पास निहित है। अनुच्छेद 248 सीधा सीधा है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? यानी आपने पढ़ा होगा ना, भारत संविधान की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? संसद में निहित है, ठीक है। विधि निर्माण, यह चीज नोट करनी है, विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां कहां पर है? संसद में निहित है, ठीक है, संसद में निहित है। और किस अनुच्छेद में है? 248 अनुच्छेद में ये कहा गया है। ऑप्शन ए दिख रहा होगा, अनुच्छेद 250, ठीक है। राज्य सूची किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बना सकती है। मतलब राज्य में जब आपातकाल लगा होगा ना, मान लीजिए अभी क्या है, उत्तराखंड में आपातकाल लग गया या फिर जम्मू कश्मीर में लग गया, कहीं पर भी आपातकाल लग गया, तो इस विषय में क्या है, इस सूची में क्या है, संसद कानून बनाने की शक्ति अपने पास रखती है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 250 में कहा गया है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 1 अगस्त 1941 को शाम को हरगोविंद पंत की गिरफ्तारी पर किस साप्ताहिक समाचार पत्र में पंडित हरगोविंद पंत गिरफ्तार नगर में मुकम्मल हड़ताल नाम से एक शीर्षक लेख लिखकर रोष प्रकट किया था? तो भाई ये तो कौन करेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पंडित हरगोविंद वल्लभ पंत के उसमें, ठीक है, गढ़वाली तो करेगा नहीं, ठीक है, स्वाधीन प्रजा भी नहीं करेगा। बचता है शक्ति समाचार 1918 में, ठीक है। कहां से प्रकाशित होता है भाई? अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है, परसों ही बताया इसके बारे में। शक्ति समाचार पत्र कहां से होता है? अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है, ठीक है। और कौन इसका प्रकाशन करते हैं भाई? बी डी पांडे जी, ठीक है, बी डी पांडे। यहाँ पर बात हो रही है बद्रीदत्त पांडे जी, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी, और इन्होंने क्या करा था? 1937 में कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी थी, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे ने 1921 में 13-14 जनवरी को कुली बेगार आंदोलन के रजिस्टर बहाये थे सरयू नदी में, साथ ही साथ कुमाऊं केसरी की उपाधि ने दी जाती है। इसके अलावा 1937 में इन्होंने कुमाऊं के इतिहास पुस्तक लिखी, और 1918 में क्या करा इन्होंने? शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन करा। क्यों करा? क्योंकि 1918 में क्या होता है, आपका अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, मनोहारी बुग्याल निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? अब मनोहारी, मन को हारने वाली भाई कौन है? बागेश्वर बाबा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बागेश्वर में हो जाएगा मनोहारी बुग्याल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बागेश्वर में कौन कौन से बुग्याल हैं, तो आपने सुना होगा बागेश्वर के बुग्याल, ठीक है। बात करें खरसोली बुग्याल, ठीक है, जोराई बुग्याल, कोटली बुग्याल, ठीक है, कोटली बुग्याल, ठीक है, जोराई बुग्याल, ठीक है, जोराई, ठीक है, जोराई बुग्याल, खरसाली बुग्याल, ठीक है, खरसाली बुग्याल, जोराई बुग्याल, कोटली बुग्याल, ये सब कहां पर स्थित है? ये सब हो जाएंगे आपके, सॉरी ये तो हो जाएंगे यार, ये तो मेरे ख्याल से टिहरी में होनी चाहिए, आई थिंक। हाँ ये टिहरी के ही है, ठीक है, ठीक है, ये टिहरी में है, ये आपके टिहरी में है। बागेश्वर में तो आपका कफनी बुग्याल होगा यार, इस चीज को काटिएगा, ठीक है, ठीक है। कोटली, ठीक है, कोटली बुग्याल, जोराई बुग्याल, ठीक है, जोराई बुग्याल, और इसके अलावा कौन सा बताया था? कोटली, जोराई और खरसोली, ठीक है, खरसोली बुग्याल, ये सब कहां पर स्थित है? ये टिहरी में स्थित है। बात कर रहे हैं बागेश्वर की, तो बागेश्वर में कफनी बुग्याल, ठीक है, कफनी ग्लेशियर भी हो जाएगा, बुग्याल भी हो जाएगा। बात करें चमोली की, तो चमोली में बगजी, ठीक है, बगजी, पबजी से याद रख सकते हैं, बगजी बुग्याल। इसी के साथ साथ बेदनी बुग्याल, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? बेदनी बुग्याल है। कहां पर स्थित हो जाएगा? आपका चमोली जनपद में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें चमोली के बुग्यालों की, तो चमोली में आपने सुना होगा बगजी बुग्याल, रूपकुंड बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल, ठीक है, रूपकुंड बुग्याल, ठीक है। रूपकुंड कहां पर है भाई? चमोली में। अभी देखा था ना, रूपकुंड पर 2006 में डाक टिकट जारी हुआ था। और यहां पर कौन कौन से बुग्याल हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें, तो पिथौरागढ़ में कौन कौन से हैं? पिंडारी, नामिक, ठीक है, पिंडारी बुग्याल, पिंडारी, ठीक है, नामिक बुग्याल, नामिक, ठीक है, नामिक बुग्याल कहां पर हो जाएगा? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। इसके अलावा पिथौरागढ़ में जोहार बुग्याल, खलिया बुग्याल, ठीक है, खलिया टॉप, जोहार बुग्याल, खलिया बुग्याल, खलिया टॉप सुना होगा ना, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसके अलावा अगर पिथौरागढ़ की बात करें, तो छिपलाकोट, राहाली, लड़ी पांगती, ठीक है, राहाली, लड़ी पांगती, ठीक है, लड़ी पांगती, ये सभी बुग्याल हो जाएंगे आपके पिथौरागढ़ में, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृत कहा गया है? तो किसे फलक संस्कृत कहा गया है भाई, आपको बताना है। फलक संस्कृत जो कहा गया था आपके मध्य पूर्वापाषाण कालीन संस्कृत को कहा गया था फलक भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सीधा सीधा स्टैटिक क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें वो करने के लिए है नहीं। तो मध्य पूर्वापाषाण काल को क्या कहा गया है? फलक संस्कृत कहा गया है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, पांडुकेश्वर एवं कंडारा दान में पत्र में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो पांडुकेश्वर एवं कंडारा दान में किसका उल्लेख मिलेगा भाई? यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें।
पांडुकेश्वर कंडारा ताम्रपत्र में हमें मिलता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ललित सूर्यदेव। ठीक है, ललित सूर्यदेव को क्या बताया गया था भाई, मगध धरती के लिए, ठीक है, समस्त धरती के लिए 12 अवतार। ठीक है, धरती के लिए 12 अवतार। ठीक है, किसे बताया गया था, धरती के लिए 12 अवतार, धरती के लिए 12 अवतार, के लिए 12 अवतार। ठीक है, के लिए 12 अवतार। ठीक है, ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ललित सूर्यदेव। इष्टगण देव, इसने क्या करा था, समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने की कोशिश भाई, समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में, ठीक है, एक सूत्र में बांधने की कोशिश किसने करी थी, ये करी थी इष्टगण देव ने। अशोक चल्ल 1191 में आक्रमण हुआ था, कहां पर, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से जानकारी मिलती है, कल ही बताया था। बसंत देव, जब यहाँ पर सोमचंद आया था, आपको पता है चंद्रवंश की जो संस्थापक होता है, तो बसंत देव अपनी पुत्री से उसका विवाह करवा देता है, यानी चंद्रवंश से पहले यहाँ पर राज कौन कर रहा होता है, अंतिम राजा बसंत देव। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय उत्तराखंड में कहां स्थित है। तो हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय भाई आपको बताना है कहां पर स्थित हो जाएगा। आपने सुना होगा श्रीनगर में भाई। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल क्लियरली यहां पर सही हो जाएगा। श्रीनगर में क्या है, हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय। ठीक है, उत्तराखंड का श्रीनगर में स्थित हो जाएगा। ठीक है, और श्रीनगर को याद रखना है आपको, गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है इसे। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता होगा गढ़वाल की दिल्ली किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर को कहा जाता है। अल्मोड़ा कृषि रक्षा शोध संस्थान। ठीक है, कृषि रक्षा शोध संस्थान। ठीक है, कृषि रक्षा शोध संस्थान। और जीवी पंत संग्रहालय कहां पर हो जाएगा, अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा विवेकानंद पर्वतीय कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा। बात करें नैनीताल की तो टीवी सेंटोरियम। ठीक है, टीवी सेंटोरियम, सेंटोरियम। ठीक है, या फिर टीवी सेंटोरियम के अलावा आपने सुना होगा कि यहाँ पर क्या है, गठिया वाला। ठीक है, गठिया रोग वाला। ठीक है, गठिया रोग वाला, गठिया रोग या टीवी सेंटोरियम कहां पर स्थित हो जाएगा आपका, भवाली में हो जाएगा। मलेरिया शोध एवं उन्मूलन संस्थान। ठीक है, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन संस्थान कहां पर हो जाएगा, नैनीताल में हो जाएगा। इसके अलावा नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में स्थित हिल्ट्रॉन। ठीक है, हिल्ट्रॉन। ठीक है, हिल्ट्रॉन क्या है भाई, जहां पर आप कंप्यूटर सीखते हैं ना, आपने देखा होगा गवर्नमेंट एक बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां कंप्यूटर सिखाती है। ठीक है, लेसडाउन में क्या है, आपको पता होना चाहिए, लेसडाउन में क्या है, गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है भाई। गढ़वाल राइफल का मुख्यालय कहां पर है, लेसडाउन में, जिसका पुराना नाम कालो का डांडा। ठीक है, कालो का डांडा किसे कहा गया है, लेसडाउन को कहा गया है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहां पर है, तो रानीखेत अल्मोड़ा में। ठीक है, रानीखेत अल्मोड़ा में। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, कुमाऊं साइड वालों को पता होगा, गढ़वाल साइड के अक्सर लोग सोचते हैं कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहां पर होगा, हल्द्वानी में होगा, लेकिन हल्द्वानी ना होकर रानीखेत में मुख्यालय हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। विश्व में पहली बार जनगणना 1749 में किस देश में हुई। ठीक है, तो विश्व में पहली बार जनगणना कहां पर हुई थी भाई, स्वीडन में हुई थी। सीधा सीधा बेसिक क्वेश्चन है, लूसेंट में मिल जाएगा आपको। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना 1749 में कहां पर होती है, स्वीडन में होती है। अगर यहीं पर अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में 1872 में करते हैं भाई। भारत में 1872 में कौन करते हैं, प्रथम बार लॉर्ड मियो। ठीक है, लॉर्ड मियो, भारत में लॉर्ड मियो शुरुआत करते हैं जनगणना की, लेकिन नियमित रूप से कौन करता है, 1881 में फिर से लॉर्ड रिपन करते हैं। ठीक है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन कब करते हैं, 1881 में कौन करते हैं, लॉर्ड रिपन करते हैं नियमित रूप से। ठीक है, नियमित। और तभी से क्या है, हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आ जाए कि आपसे दशकीय जनगणना की शुरुआत किसने करी थी, तो दशकीय जनगणना का अर्थ है सीधा सीधा कि हर 10 वर्ष में जनगणना होगी, तो ये शुरुआत करी थी आपकी अमेरिका ने। ठीक है, दशकीय जनगणना लिखिएगा, दशकीय जनगणना की शुरुआत करी थी 1790 में यूएसए ने। ठीक है, अमेरिका ने शुरू करी थी। ये चीज आपको नोट करनी है, दशकीय जनगणना की शुरुआत करता है अमेरिका। और भारत में अगर मैं पूछूं आपसे 2011 में कौन सी जनगणना हुई थी, ठीक है, 2011 में हुई थी आपकी 15वीं जनगणना। ठीक है, 15वीं जनगणना हुई थी। जो हमारे वर्तमान आंकड़े हम याद करते हैं ना उत्तराखंड में, चाहे भारत की जनगणना में, तो वो 15वीं जनगणना के करते हैं। 2021 में हुई थी आपकी 16वीं जनगणना, तो अभी तक तो भी पता नहीं स्टार्ट हुई नहीं हुई यार। ठीक है, हो जाना चाहिए था जबकि, लेकिन कोरोना काल के चलते थोड़ा सा टल टुल गई है। मेरे ख्याल से इस साल एंड से पहले ही जनगणना हो ही जाएगी। ठीक है, लेकिन आंकड़े जो रखे जाएंगे 2021 तक ही रखे जाएंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हर 10 वर्ष में होती है। तो भारत की जो 2021 में जनगणना होगी, पूछ सकता है 16वीं जनगणना होगी भाई, लेकिन 15 में कौन सी हुई, 11 में कौन सी हुई थी, 15वीं जनगणना हुई थी। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। उत्तराखंड में कोटेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है भाई, बहुत बार पूछा गया है। कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग में हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर कोटेश्वर महादेव कहां पर है आपके, रुद्रप्रयाग जनपद में। इसके अलावा तुंगनाथ, ठीक है, तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पर शिव का मंदिर, तुंगनाथ कहां पर है, आपका रुद्रप्रयाग में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मधमेश्वर नाथ, ठीक है, मधमेश्वर,
ठीक है, मधमेश्वर नाथ कहां पर हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग में स्थित। इसके अलावा उत्तरकाशी में भाई, उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर कहां पर है, विश्वनाथ मंदिर कहां पर स्थित हो जाएगा, उत्तरकाशी में हो जाएगा। पायलट बाबा मंदिर, ठीक है, पायलट बाबा का आश्रम या मंदिर कहां पर स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अलावा गंगोत्री यमुनोत्री, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, गंगोत्री यमुनोत्री यहां पर है। पौड़ी आता है, बहुत फेमस है, ठीक है। कमलेश्वर मंदिर कहां पर है आपका, कमलेश्वर, ठीक है, कमलेश्वर मंदिर पौड़ी में हो जाएगा। धारी देवी, ठीक है, धारी देवी का मंदिर कहां पर है, पौड़ी में स्थित हो जाएगा, कमलेश्वर मंदिर हो जाएगा। ज्वालपा देवी हो जाएगा, ठीक है, ज्वालपा, ठीक है, ज्वालपा, ठीक है, ज्वालपा मंदिर कहां पर हो जाएगा, ज्वालपा देवी मंदिर आपका हो जाएगा पौड़ी में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा टिहरी में सुरखंडा कुंजापुरी मंदिर, बूढ़ा केदार, ठीक है, सुरखंडा मंदिर आपने देखा होगा ना, सुरखंडा मंदिर हो जाएगा। इसके अलावा आपका बूढ़ा केदार हो जाएगा, ठीक है, बूढ़ा केदार, ठीक है, बूढ़ा केदार मंदिर कहां पर हो जाएगा, टिहरी जनपद में स्थित हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत देश की कितनी नदियों को दिया गया है, तो देश के जो 34 नदियां थी भाई, इनको राष्ट्रीय नदी का संरक्षण योजना के तहत इनको दर्जा दिया गया था, 34 नदियों को। सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से शायद यूपी में या कहीं ये क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए पिक कर लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा लैंग्वेज अटपटी लग रही होगी आपको, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आया था और ना ये डिलीट हुआ था ना कुछ हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट करना, क्योंकि अक्सर आयोग आपको पता है इधर उधर से क्वेश्चन चेपता है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो नहीं है आ गया है, फिर से इतना ज्यादा अंडरलाइन करेंगे कि क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे भाई, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए क्वेश्चन धुआं धुआं हो गया। अब इसमें क्या है, नहीं है पता करना है। भागीरथी नदी, ठीक है, टिहरी बांध, सही है क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही रहेगा। दूधातोली शिखर गढ़वाल जनपद, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, गढ़वाल जनपद में। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जनपद, ठीक है, वह भी सही है, क्योंकि यहाँ पर टिहरी ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ के टिहरी के साथ साथ प्लस कहाँ पर होना चाहिए था, रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। आपको पता है ना खतलिंग ग्लेशियर क्या है, रुद्रप्रयाग और टिहरी की सीमा पर है। रूपकुंड चमोली, ऑप्शन डी, रूपकुंड, अच्छा रूपकुंड रुद्रप्रयाग दिया है, गलत हो जाएगा, अभी तो बताया था चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। रूपकुंड कहां पर है, चमोली में है। रूपकुंड पर डाक टिकट अभी मैं याद करा देता हूं, 2006 में, ठीक है, 2006 में। रूपकुंड झील को क्या बोला जाता है, कंकाली झील इसको बोला जाता है, ठीक है। बताया जाता है राजा एस धवल और रानी बल्पा जो भी हैं अपने सैनिकों के साथ जा रहे थे, वहां पर युद्ध हुआ, तो उनके जो सैनिकों के कंकाल है आज भी वहां पर मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे रूपकुंड या रहस्यमयी ताल कहा जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है आपको बताना है, ठीक है। यह आता है भाई कनाडा में, फंडी की खाड़ी में, ठीक है, फंडी की खाड़ी में, ठीक है, कनाडा में आता है, फंडी की खाड़ी में, ठीक है, फंडी की खाड़ी में आता है, कहां पर, कनाडा में आता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार। बताते हैं बहुत तेज इसकी गति होती है, नोवा स्कोटिया इसका नाम होता है, ठीक है, नोवा स्कोटिया, ठीक है, नोवा स्कोटिया, ठीक है, स्कोटिया, ठीक है। कहां पर आता है पूछेगा तो कनाडा में आता है, फंड की खाड़ी में, नोवा स्कोटिया नाम से ये ज्वार आता है, ठीक है। और ज्वार भाटा आपको पता होना चाहिए, ज्वार भाटा कैसे आता है। ज्वार भाटा आपने सुना होगा ना कि जो पृथ्वी और ये मान लीजिए आपकी ये सूर्य है, ठीक है, ये चंद्रमा है, ये आपकी पृथ्वी नीचे है, ये पृथ्वी है। जब यहाँ पर चंद्रमा का और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, आपको नोट करना है कि ज्वार भाटा समुद्र पर चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, यानी ग्रेविटी की बात हो रही है, किस चीज पर, समुद्र पर जब चंद्रमा और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है तो आपका ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है, ये चीज नोट करनी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। हरिहर सिंह थापा को उत्तराखंड राज्य में द्रोणाचार्य पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया, तो उत्तराखंड राज्य का द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको पता होगा, उत्तराखंड राज्य में जो खेल रत्न है, उत्तराखंड के खेल रत्न की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड के खेल रत्न कब से मिलने शुरू हुए, 2013 से ये शुरू हुए थे भाई, ठीक है। 2015 से इसके आगे क्या लग गया था, देवभूमि, ठीक है, देवभूमि बोलते हैं ना, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, तो 2015 में इसके आगे देवभूमि लगा, 2013 में ये शुरू हुए। जब शुरू हुए तो द्रोणाचार्य आपको पता है कोचों को दिया जाता है, तो 2013 में ही हरि सिंह थापा को दिया गया था, जिनका संबंध किससे हो जाएगा, बॉक्सिंग से, ठीक है, बॉक्सिंग, ठीक है, बॉक्सिंग से इनका संबंध हो जाएगा हरि सिंह थापा जी का, जिनको 2013 में क्या दिया गया था आपका, ये उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा 2014 नारायण सिंह राणा, ठीक है, नारायण सिंह राणा लिखिएगा, नारायण सिंह राणा, ठीक है, नारायण सिंह राणा जी को मिला था भाई, सिंह राणा जी को। ये क्या है आपके निशानेबाज हैं, ठीक है, निशानेबाज के कोच हैं, निशानेबाज जो करते हैं ना जसपाल राणा जी, उसी मतलब निशानेबाजों के कोच हैं, ठीक है, ये चीज नोट करनी है। 2015 दिख रहा होगा ऑप्शन बी में आपको, रेणु कोहली, ठीक है, 2015 में रेणु कोहली, कल बताया था रेणु कोहली का संबंध किससे हो जाएगा,
लिखिएगा रेणु कोहली, करिएगा इस चीज को, और लिखिएगा रेणु कोहली का संबंध हो जाएगा एथलीट से। एथलेटिक कोच है वर्तमान में, लेकिन कभी तो एथलीट रही होंगी ना, तो इनका संबंध हो जाएगा एथलीट से। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश राज्य ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया था? ठीक है भाई, ब्रिटिश प्रशासन ने अपने हाथों में लिया था। ठीक है, तो 1858 क्यों लिया था? आपको याद होना चाहिए 1857 में क्या होती है? क्रांति होती है, ब्रिटिश सरकार घबरा जाती है, सोचती है इसी तरीके से अगर भारतीयों ने विद्रोह करा तो हम क्या है, भारत से अपनी सत्ता गवा बैठेंगे। तो 1858 में क्या होता है, जब 57 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लेती है, यहीं पर वो अनेक कार्य करती है। 1857 में क्या करती है, आपके बीओडी और बीओसी, ठीक है, बीओसी और बीओडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोनों को ही भंग कर देती है। कौन करती है? ब्रिटिश सरकार करती है। इसके अलावा जो भारत में गवर्नर जनरल का पद होता है उसको क्या कर देती है? वाइसराय कर देती है। ठीक है, वाइसराय कर देती है 1858 में। ये चीजें नोट करनी है कि बीओडी और बीओसी को समाप्त कर देती है। इसके अलावा मुगल सम्राट, ठीक है, मुगल सम्राट का पद, मुगल सम्राट का पद पूछा जा सकता है, मुगल सम्राट का पद किस अधिनियम से समाप्त हुआ था? तो 1858 के अधिनियम से मुगल सम्राट का पद समाप्त हो गया था। और भारत में सचिव की नियुक्ति किस उससे हुई थी? ठीक है, भारत में सचिव की नियुक्ति, ठीक है, भारत में सचिव की नियुक्ति, ठीक है, सचिव की नियुक्ति किस उससे हुई थी? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के सचिव की नियुक्ति हुई थी। और इसी से गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको क्या बोला जाने लगा? वॉइसरॉय इसको बोला जाने लगा। किससे? 1858 के अधिनियम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा दिए आपको, सब नोट करना, अगर आता है तो रिवीजन करके चलना। जो भारत में गवर्नर जनरल का पद है ना, उसको वॉइसरॉय कब से बोलने लगे? 1858 की। एक आता है आप पे 1774, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा, PIA 1774 का हो जाएगा। इसी 1773 का अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट ये होता है, इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना होती है, 1774 में होती है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। विष्णुगाड़ पिपली कोट जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो विष्णुगाड़ पिपली कोट जल विद्युत परियोजना काफी बार कराया क्वेश्चन, नहीं आनी चाहिए दिक्कत, अलकनंदा नदी पर ही हो जाएगी। ठीक है, चमोली जनपद में। कहां पर? विष्णुगाड़ पिपली कोट परियोजना। बात करें गंगा परियोजना, चीला, ठीक है, गंगा पर कौन सी है? चीला परियोजना। कहां पर है? पौड़ी में। ठीक है, इस चीज को लिखिएगा, गंगा नदी पर कौन सी परियोजना है? तो चीला परियोजना हो जाएगी। इसके अलावा भागीरथी पर बार बार बताया है, मनेरी भाली फेज 1, ठीक है, फेज 1, मनेरी भाली फेज 2, दोनों ही आती हैं। ठीक है, फेज 1 और फेज 2, आज ये चीज को लिख लीजिए। जो फेज 1 है इसको क्या बोला जाता है? तिलोत परियोजना। ठीक है, तिलोत, ये चीज आपने पढ़ी नहीं होगी, ब्रैकेट में है। ठीक है, इसको बोला जाता है धरासू। कभी आ जाए ना तिलोत परियोजना किस नदी पर है, कंफ्यूज हो जाओगे, पर वहां ढूंढते फिरोगे, मनेरी भाली, घर आके देखोगे अरे या तो आता था, ऐसा ही होता है। ब्रैकेट में दिया हुआ है उसने, मनेरी भाली 1 को क्या बोला जाता है? तिलोत परियोजना। किस नदी पर है? भागीरथी। कहां पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है, इसके अलावा मनेरी भाली फेज 2 धरासू परियोजना जिसको बोला जाता है, किस जनपद में है? उत्तरकाशी में है। बार बार ये चीजें बता रहा हूं, यहां पर इतनी तेजी से रिवीजन इसीलिए करवा रहा हूं, कोई भी चीज छूटे ना। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। मानस खंड में सैल देश कहा गया है, तो मानस खंड में सैल देश किसको कहा गया आपको बताना है भाई। ये कहा गया है आपके गंगोली हाट को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, गंगोली हाट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है गंगोली हाट। मानस खंड में इसको कहा गया है सैल देश, इसको कहा गया है। ठीक है, और चंबा को क्या कहा गया है भाई? चंबा का पुराना नाम चमुआ। ठीक है, चमुआ, चमुआ इसका पुराना नाम हो जाएगा। कौसानी का कल ही बताया था बलना। ठीक है, बलना। और गोपेश्वर का गोथला। ठीक है, गोथला, गोपेश्वर का हो जाएगा गोथला। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास है, रामायण उत्सव में नृत्य शैली का मुख्य आकर्षण है भाई। रामायण शैली में नृत्य शैली का मुख्य आकर्षण क्या होगा आपका भाई? मुखौटा होगा, सीधा सीधा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसे करने में। ठीक है, और बात करें रामायण की, तो रामायण को जो यूनेस्को की विश्व अमूर्त धरोहर में कब रखा गया था? 2 अक्टूबर 2009 को इसको रखा गया था, आपके यूनेस्को ने अपने अमूर्त धरोहर में रखा था। और आपको पता होना चाहिए, आपका शायद मेरे ख्याल से जोशीमठ ब्लॉक है ना, जोशीमठ, चमोली का जोशीमठ ब्लॉक है, तो वहां पर ये होता है रामायण उत्सव। और कौन कौन इसे करता है? तो ये मेरे ख्याल से 3-4 गांव में पूछा जाता है, सलूड़ और डूंगरा और सेलंग गांव। ठीक है, सलूड़, डूंगरा और सेलंग गांव ये करते हैं, लिखना नोट कर सलूड़, डूंगरा और सेलंग गांव। कहां पर? जोशीमठ ब्लॉक के चमोली जनपद में स्थित सलूड़, डूंगरा और आपके ये वाला गांव। ठीक है, सलूड़, डूंगरा और सेलंग गांव करते हैं। कब होता है? हर साल बैसाख महीने में। ठीक है, बैसाख के टाइम पर,
बैसाख, हर साल बैसाख के समय पर क्या होता है आपका रामायण उत्सव होता है ना, पहाड़ी रामायण जिसे बोला जाता है, आपने देखा भी होगा, बहुत सारी अब तो वीडियोस वायरल होती हैं, ठीक है, मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं, मुखौटा नृत्य भी इसे कहा जाता है, ठीक है। एक आता है आपको मुखौटा नृत्य, तो अरुणाचल प्रदेश में भी मुखौटा नृत्य होता है, ठीक है, यहाँ पर सेंटर के उससे बता रहा हूँ, अगर कभी आ जाए मुखौटा नृत्य किस राज्य का फेमस है तो अरुणाचल प्रदेश का है, इस चीज को यहीं पर क्लियर करना। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म है? सुमेलित है, फिर से आ गया है, इसको फिर से धुआं धुआं कर देंगे भाई, ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पर स्टार मार के करिएगा, बार बार ऐसी चीजें कराता हूं। हाटगांव ताम्रपत्र चंदवंश, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र, ठीक है, सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पवार राजवंश, ठीक है, ये भी सुमेलित युग में, अच्छा ये तो गलत हो जाएगा यार, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये भी गलत है। सोमेश्वर ताम्रपत्र तो आपका शायद मेरे ख्याल से चंदवंश से संबंधित हो जाएगा, यहाँ पर बात हो रही है आपकी कि कौन सा सुमेलित युग में है, ठीक है, तो हाटगांव ताम्रपत्र ये भी गलत हो जाएगा। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये किससे था पांडुकेश्वर ताम्रपत्र भाई? ये तो पौरवों से था, गोरखा कहां से आ गया? तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य से ये संबंधित हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो तुलबुल परियोजना आपने सुनी होगी, ठीक है, तुलबुल परियोजना अगर मैं बात करूं कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर, ठीक है, कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, ठीक है। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑप्शन ए दिख रहा होगा, रावी नदी, कौन सा बांध है इस पर? रंजीत सागर, रंजीत सागर बांध कौन सी नदी पर है? तो रावी नदी पर स्थित हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा जनपद कि कौन से मतलब कौन से उसमें है, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब में स्थित, ठीक है, पंजाब में स्थित हो जाएगा रंजीत सागर बांध रावी नदी पर। व्यासी नदी पर कौन सी परियोजना है? व्यासी परियोजना है, ठीक है, व्यासी परियोजना व्यासी नदी पर ही है। कौन कौन से राज्य में है ये नोट कर लिखना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी आपकी व्यासी परियोजना, जो कि व्यासी नदी पर है। सतलुज नदी पर कौन सी परियोजना है भाई? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर आपकी कहां पर हो जाएगी? सतलुज नदी पर हो जाएगी, जो कि स्थित है कहां पर? राजस्थान और पंजाब और हरियाणा, ठीक है, आरजे पंजाब और हरियाणा में स्थित हो जाएगी, ठीक है, कौन सी? सतलुज नदी हो जाएगी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेसी भारत था? ऐसे कथन आपको देखने को मिलते हैं भाई, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था। ये कथन आपको बताना है किसका था, तो ऑस्टिन का ये कथन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, काफी बार रिपीटेड प्रश्न है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे बिलोली गांव किसका प्राचीन नाम था? तो कल भी बताया था बिलोली गांव, बिलोली गांव किसको कहा जाता है? कीर्तिनगर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए नरेंद्र नगर, ओड़ाथली, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा, ओड़ाथली किसे कहा जाता था? नरेंद्र नगर। चंबा का बता दिया, चमुआ। प्रतापनगर का लिखिएगा, प्रतापनगर को क्या कहा जाता था? प्रतापनगर को कहा जाता था आपका ढांगधार, ठीक है, ढांगधार, ढांगधार कहा जाता था प्रतापनगर को, ये चीज नोट करके लिखनी है, प्रतापनगर को कहा जाता था ढांगधार। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की ओर, ठीक है, उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का भाई किसने निर्माण करवाया था? पढ़ा होगा आपने बहुत बार, नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था, ठीक है, किसका मंदिर का निर्माण कराया था? तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर, ठीक है, इसका निर्माण कौन करवाता है? नरसिंहदेव प्रथम करवाता है। इसके अलावा नरसिंहदेव प्रथम का था गंगवंश का संस्था, ठीक है, गंगवंश, गंगवंश का ये होता है कौन? नरसिंहदेव प्रथम होता है। और ये उड़ीसा के कोणार्क मंदिर जो है ना, सूर्य मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है भाई। 1984 में इसको यूनेस्को में रखा गया था, क्वेश्चन बन सकता है 1984 में यूनेस्को में, ठीक है, 1984 में यूनेस्को में इसको रखा गया था। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय भाई, इसने क्या किसको हराया था? आपको याद होना चाहिए, इसने हराया था नर्मदा नदी तट पर हर्षवर्धन को, ठीक है, नर्मदा नदी तट पर, ठीक है, नर्मदा नदी तट पर हर्षवर्धन को हराया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, हर्षवर्धन को हराया था किसने? ये पुलकेशिन द्वितीय ने। एक इसका अभिलेख आता है ऐहोल अभिलेख, ठीक है, ऐहोल, ठीक है, ऐहोल अभिलेख किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का हो जाएगा। आपको ये चीजें नोट करनी है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 आपके पास, बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई किस हिंदू राजा के राज्य के नाम पर उल्लेख किया गया है? तो बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई, ठीक है, आत्मकथा बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। सबसे पहले तो ये नोट करना है, क्वेश्चन बन जाता है कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो तुर्की भाषा में ये लिखी गई है, ठीक है,
तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर नामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाबर के द्वारा ही ये लिखी गई है। और यहां पर आपको बताना था कि किस हिंदू राजा के नाम का उल्लेख किया गया है, तो मेवाड़, ठीक है, मेवाड़, राजस्थान के मेवाड़ राजा का इसमें उल्लेख किया गया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 आपके पास, टेरी बांध के विरोध में किसने 1981 में पद्मश्री पुरस्कार को अस्वीकार किया था? अब सीधा सीधा आपको यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मिल गए यहीं पर। पहली बात तो 1981 में निम्नलिखित में से किसने जो है पद्मश्री पुरस्कार का अस्वीकार किया था? तो सीधा सीधा आपको पता है सुंदरलाल बहुगुणा जी हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके अलावा टिहरी बांध का विरोध भी इन्होंने करा था भाई, साइकिल रैली का नेतृत्व करा था। पटवारी के पहले एग्जाम में क्वेश्चन आया था शायद कि टिहरी से जो साइकिल रैली का नेतृत्व किसने करा था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने वो नेतृत्व किया था। इस चीज को भी नोट करके लिखना है। इसके अलावा सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बहुत जल्दी जल्दी फैक्ट नोट करिएगा। 1985 में इन्हें मिलता है वृक्ष मानव पुरस्कार, ठीक है, वृक्ष मानव पुरस्कार, ठीक है, वृक्ष मानव पुरस्कार किसे मिलता है? सुंदरलाल बहुगुणा को 1985 में। इसके अलावा 1986 में जमुनालाल बजाज पुरस्कार, ठीक है, 1986 में जमुनालाल, ठीक है, जमुनालाल बजाज पुरस्कार, ठीक है, ये कब मिलता है? 1986 में। इसके अलावा 1987 में लिवलीहुड पुरस्कार, ठीक है, लिवलीहुड, ठीक है, लिवलीहुड, ठीक है, लिवलीहुड पुरस्कार मिलता है 1987 में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2009 में इन्हें क्या मिलता है? पद्म विभूषण, ठीक है, 2009 में क्या मिलता है? पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है ना, जो आपके बहुगुणा जी है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध का विरोध हो या फिर चिपको आंदोलन हो, हर जगह इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ऐसे लोग दशकों में एक बार आते हैं भाई, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा खटीमा कांड में शहीद नहीं हुए थे? तो नहीं हुए थे, फिर से धुआं धुआं कर देना इस चीज को, ठीक है, नहीं हुए थे पूछ रहा है। तो यहाँ पर धर्मानंद भट्ट कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, भवानी सिंह कोई उल्लेख नहीं है, प्रताप सिंह उल्लेख नहीं है, श्रीमती बेलमती चौहान ये नहीं हुए थे, ठीक है। बाकी ये तीनों हुए थे खटीमा कांड में शहीद, ये चीजें नोट करना है, ठीक है। तीनों हुए थे खटीमा कांड में शहीद। श्रीमती बेलमती चौहान हमें पता है किस कांड में शहीद हुई थी? मसूरी कांड में, ठीक है, मसूरी कांड में। इनकी सहयोगी कौन थी? ठीक है, इनके सहयोगी थी एक मेरे ख्याल से बेलमती चौहान, हंसा धनई, ठीक है, हंसा धनई, ठीक है, हंसा धनई इनकी सहयोगी थी। बेसिक प्रश्न है, यही गलत होते हैं एग्जाम में, क्योंकि पढ़ते नहीं होगे आप लोग, बहुत पहले पढ़ा होगा, सोचते होगे याद है, कहाँ पढ़ के जाएंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको -1.2 के पीछे धकेल देते हैं, ठीक है, ये याद करना है, हंसा धनई। इसके अलावा एक मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर शहीद हुए थे, उमा शंकर त्रिपाठी नाम था उनका, कुछ ऐसी था, इस चीज को आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। एक आपके SI भी शहीद हुए थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मसूरी कांड की, तो मसूरी कांड कब घटित हुआ था भाई? 2 अक्टूबर, ठीक है, मसूरी कांड हुआ था आपका 2 सितंबर 1994 को, 2 सितंबर, ठीक है। मसूरी कांड कब हुआ था आपका? 2 सितंबर 1994 को हुआ था मसूरी कांड। इसके अलावा खटीमा कांड की अगर मैं बात करूं तो 1 सितंबर को होता है, ठीक है, 1 सितंबर को खटीमा कांड होता है 1994 को, ठीक है। खटीमा में गोली चला देते हैं, तो काला दिवस के रूप में किसे मनाते हैं? खटीमा कांड को मनाते हैं। फिर उसी के विरोध में मसूरी में शांतिपूर्ण रैली निकल रही होती है 2 सितंबर को, वहां पर फिर से लाठियां चार्ज हो जाती हैं और वहां पर गोलियां चल जाती हैं, बेलमती चौहान और हंसा धनई वहां पर शहीद हो जाती हैं। एक आता है यहाँ पर रामपुर तिराया कांड, 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है, वो 2 अक्टूबर वो विजयवाड़ा वाला नहीं, हाँ 2 अक्टूबर को पणजी गए थे, ये गए थे, वो तो अलग है आपका दृश्यम वाला, लेकिन 2 अक्टूबर को क्या हुआ था आपका? 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा कांड, ठीक है, जिसको क्या नाम से जानते हैं? क्रूर शासन की क्रूर साजिश, इसको इस नाम से जाना जाता है, क्रूर शासन की क्रूर साजिश किसको कहा जाता है? तो आपका 2 अक्टूबर 1994 वाले रामपुर कांड को कहा जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62। पहला विश्व का जल दिवस कब मनाया गया था भाई? ठीक है, विश्व का पहला जल दिवस, अगर हम बात करें जल दिवस की तो 22 मार्च सुना होगा आपने, ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस, और 22 मार्च 1993, यानी ऑप्शन ए आपका सही है यहाँ पर, ठीक है। 22 मार्च 1993 से ही जल दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी यूएन द्वारा। 1992 में यह प्रस्ताव रखा गया था और 93 से मनाना शुरू किया गया। और जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस, ठीक है, जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है आपको लिखनी है? 2023 की थीम जल दिवस की पूछ सकता है यार, ठीक है, इस चीजों को लिख लेना, पहले ही बता रहा हूं। 2023 की जल दिवस की थीम क्या थी? स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, ठीक है, स्वच्छता संकट को हल करने के लिए, स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, इस चीज को नोट करिएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर, ठीक है। 1948 में मसूरी में हिमाचल नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो एक क्वेश्चन तो ये मिल गया। 1948 में मसूरी से कौन सी पत्रिका निकलती थी? हिमाचल पत्रिका निकलती थी, जिसका संपादन, जिस पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था भाई? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, तो ये किया था आपके सत्यशरण रतूड़ी ने। कब किया था? 1948 में किया था। मसूरी से ये निकलती थी
हिमाचल पत्रिका, ठीक है। युगवाणी कहां से निकलती थी? तो देहरादून से निकलती थी। उत्तरा कहां से निकलती थी? नैनीताल। पहाड़ कहां से निकलती थी? नैनीताल। गढ़वाल में पत्रकारिता और हिंदी साहित्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? गढ़वाल में पत्रकारिता और हिंदी साहित्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उमा शंकर थपलियाल जी की ये पुस्तक हो जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शन ए दिख रहा होगा, गणेश सैली, मसूरी मेंडल, ठीक है, मसूरी मेंडल, ठीक है, ठीक है। मसूरी मेंडल किसने लिखी है? गणेश सैली ने लिखी है, ठीक है। G.R.G. विलियम्स, इन्होंने कौन सी लिखी है? मेमोयर्स ऑफ राजा, ठीक है। मेमोयर्स ऑफ देहरादून लिखी है या मेमोयर्स ऑफ राजा, ठीक है, ये इन्होंने लिखी है। मेमोयर्स ऑफ देहरादून करिएगा, ठीक है, मेमोयर्स ऑफ देहरादून, ठीक है, मेमोयर्स ऑफ देहरादून, ठीक है, ऑफ देहरादून। ये किसने लिखी है? G.R.G. विलियम ने लिखी है। और कब लिखी है पुस्तक? 1874 में इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। इसके अलावा शक्ति प्रसाद सकलानी दिख रहा होगा ऑप्शन सी में आपको, इन्होंने क्या लिखी है? उत्तराखंड की विभूतियां और उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड की विभूतियां, ठीक है, विभूतियां और उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, ठीक है, पत्रकारिता का इतिहास, ठीक है। ये किसने लिखी है? ये भी लिखी है आपकी शक्ति प्रकाश सकलानी ने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। वेदों के गद्य प्रकरण में, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाएंगे भाई? ब्राह्मण कहलाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टैटिक क्वेश्चन है, ऐसे यूपी पीसीएस या मेरे ख्याल से यूपी अपर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं आपके ब्राह्मण कहलाते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? ठीक है, क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर कौन सा लगाता है? बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है, ठीक है। आधे से ज्यादा लोग इसका 24 मार्कर आते हैं, इसीलिए ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, सी, ठीक है। आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 में कहा गया है भाई ऐसा, ठीक है। क्या कहा गया है अनुच्छेद 23 में? कि मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, ठीक है, बालकों के नियोजन का प्रतिबंध मतलब जो 14 वर्ष के बालक हैं, आपने देखा होगा ना, आप बोलते होंगे होटल में जाते होंगे, ये छोटू चल चाय लगा, तो ऐसे बालक जो होटलों में जो छोटू चाय लगा रहे होते हैं ना, अगर आप उनकी कंप्लेन कर दोगे होटल वालों की, तो होटल वाले को जेल हो जाएगी, क्योंकि ये भी भाई गैर कानूनी है, ऐसा कार्य वो नहीं कर सकते हैं। या फिर फैक्ट्रियों में देखा होगा आपने, सुने भी होंगे लेबर लॉ के थ्रू, ये लोग जो बच्चे जाते हैं ना काम पर मजदूरी करते हैं या ठेकेदार के साथ माँ बाप के साथ काम करते हैं, तो ये बच्चे भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आर्टिकल 24 उनका संरक्षण करता है भाई, इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। होटल में जाकर ये मत बोल देना ये छोटू चाय लगा, ठीक है। आगे चलेंगे, अच्छा, और 25 है यहाँ पर, तो 25 में आपने पढ़ा ही होगा, मौलिक अधिकार है आपका, फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करूं, कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। आपको धार्मिक स्वतंत्रता है कि कोई सा भी धर्म आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है? ये चीज नोट करके लिखनी है। अनुच्छेद 26 में कहा गया धार्मिक कार्यों पर प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध पर स्वतंत्रता। जो आप निकालते हो ना गणपति बाप्पा मोरिया वाली ये टाइप की रैली, ठीक है, या फिर आपने क्या करा कि जो जगन्नाथ यात्रा निकलती है आपकी, या इस टाइप से जो धार्मिक, अब मैं बोलूं यहाँ पर सीधा सीधा धार्मिक कार्यों पर प्रबंध की स्वतंत्रता निकलती है, ठीक है। मुहर्रम पर आपने देखा होगा, या फिर इस टाइप से मारकर चल रहे होते हैं, तो ये सब अनुच्छेद 26 के तहत है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? ईमेल प्राप्त करने के लिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, प्राप्त करने के लिए कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है? प्राप्त करने के लिए। तो प्राप्त करने के लिए POP3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। भेजने के लिए SMTP, ठीक है, भेजने के लिए इसको लिखेगा, भेजने के लिए कौन सा करेंगे? SMTP। ये क्या होता है? इसका मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। FTP फाइल भेजने के लिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस चीज को लिखिएगा, चारों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 आपके पास है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 विभागों में विभाजित था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 विभागों में विभक्त था? तो ये था आपका धौलावीरा भाई, ठीक है। धौलावीरा कहां पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित हो जाएगा, ठीक है। अब ये धौलावीरा आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज से 2 साल पहले 2021 में यूनेस्को की साइट में रखा गया था भाई। यूनेस्को के जो हमारे विश्व धरोहर हैं उसमें ये रखा गया था। वर्तमान में इंडिया के विश्व धरोहर कितने हैं? 40 हैं, ठीक है, टोटल 40 हैं। लेटेस्ट कौन सा है? धौलावीरा और रंपा मंदिर,
रंपा मंदिर, ठीक है। रंपा मंदिर कहाँ पर है आपका? तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना का ये मंदिर हो जाएगा। ये दोनों ही मंदिर कहाँ रखे गए थे आपके? यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर में रखे थे, ठीक है। धौलावीरा गुजरात में स्थित हो जाएगा, जो कि यूनेस्को 2021 में रखा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये 3 भागों में विभक्त था, ठीक है। ये चीज आपको इसके बारे में नोट करनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि धौलावीरा, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? तो मैं बात करूं लूनी नदी के किनारे, ठीक है। लूनी नदी, ठीक है। लूनी नदी के किनारे क्या है? धौलावीरा है। मोहनजोदड़ो कहां पर है आपका? ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। जो पंजाब का वाला हिस्सा है ना, प्रांत वाला, तो वहां पर हिस्सा हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो का। और बात करें मोहनजोदड़ो की, तो कौन सी नदी के किनारे है? तो MI, ठीक है। MI से याद रखना है आपको, मुंबई इंडियंस यानी मोहनजोदड़ो। I फॉर इंदस यानी सिंधु नदी, ठीक है। याद नहीं हो रहा है तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। सिंधु नदी, MI यानी मुंबई इंडियंस, M फॉर मोहनजोदड़ो, I फॉर इंदस रिवर, ठीक है। लोथल की बात करेंगे, ऑप्शन B आपको दिख रहा होगा। लोथल कौन सी नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे है, कहां पर? गुजरात में स्थित ये हो जाएगा, ठीक है। कालीबंगन की बात करेंगे, घग्गर नदी, कालीबंगन कहां पर है आपका? घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में, ठीक है। घग्गर नदी कहां पर? राजस्थान में स्थित हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 अगर देखेंगे हम, सौरमंडल की उत्पत्ति में संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन सा सिद्धांत जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ज्वारीय हाइपोथीसिस, जेमिसन और हेराल्ड जेफरी, बिल्कुल सही है भाई, इसी ने दिया था इसका नियम, ठीक है। नेबुलर परिकल्पना, आर्किमिडीज, ये नहीं दिया था भाई, ठीक है। ये नहीं दिया था आर्किमिडीज ने, ये दिया था आपके लाप्लास ने, ठीक है। लाप्लास ने, ठीक है। लाप्लास ने दिया था भाई। नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? लाप्लास ने दी थी। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। गलत बताना था, मेल नहीं खाता है। ग्रह हाइपोथीसिस, चैम्बरलिन और मॉल्टन ने ये दिया था भाई, ठीक है। गैसियस हाइपोथीसिस ये दिया था कांट ने। ये चारों सही, तीनों सही हैं। बाकी जो नेबुलर परिकल्पना है आपका लैप्लास ने ये दिया था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, सबसे पहले बात करूं, ये क्वेश्चन 2-3 बार कराया था इससे पहले। राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? 1867 में दादा भाई नौरोजी करते हैं, ठीक है। वहां पर वो बताते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है? 20 रुपए थी भाई। 1867 में प्रति व्यक्ति जो भारतीय की आय थी वो 20 रुपए थी। लेकिन जो आपके जो राष्ट्रीय आय के आकलन जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या करता है? राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। इसको ही हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? CSO, ठीक है। सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये करता है आपके, जिसकी स्थापना होती है 2 मई, ठीक है। 2 मई 1951 में इसकी स्थापना होती है। चीज नोट करके लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। वर्तमान आपको पता है 2022-23 में भारत ने अपना बजट बताया था, और इसी बजट में भारत ने क्या बताया था? जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है, निर्मला सीतारमण क्या है? हमारी वित्तीय मंत्री है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था? भारत की जो आय है वो दुगनी हो चुकी है। पता नहीं भगवान जाने कितनी दुगनी हुई है, ठीक है। गरीबी से बुरा हाल है, बेरोजगार यहाँ पर युवा है, लेकिन भारत की आय इन्होंने बताई थी 1,97,000 जो है भारत की आय हो जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे कि RBI की, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा केंद्रीय बैंक है, ठीक है। मतलब ये हमारा सबसे पहला जो बैंक हो जाएगा जिसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। किसकी? RBI की। इसके बारे में आपको बहुत बार बता दिया है। तो ये 70 क्वेश्चनों का आपका सॉल्यूशन है। इसके जो 30 क्वेश्चन है हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में।